नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। सवेरे होते ही दीप्ति की बंधी बनाई दिनचर्या आरंभ हो गई थी। कई बार उसे लगता था ना कभी सूरज उगना छोड़ेगा, न कभी उसकी दिनचर्या बदलेगी। वो वही फ्रेश होकर पति और बेटे का पहले नाश्ता, फिर टिफिन तैयार करना, बीच में माँ जी को बैठा के चाय पकड़ाना और खुद की ठंडी हो चुकी चाय को एक घूंट में गले से नीचे उतार के सवेरे की चाय की खाना पूर्ति करना। इन सब में एक सेकंड भी इधर उधर होना मतलब स्कूल या ऑफिस में से किसी एक को देरी होना। दीप्ति ने तवा चढ़ाया ही था पराठा सेकने के लिए कि माँ जी की घंटी बज गई। माँ दीप्ति का टिफिन तैयार कर रही है, अभी आती है। अजय ने मोबाइल पे नजर गड़ाए हुए भी चिल्ला के जवाब दिया। मोबाइल के नीचे ताज़ा अखबार भी इसी उम्मीद में खुला पड़ा था कि कोई उस बेचारे पे नज़र मार ले। लेकिन आज भी अजय की मोबाइल पे फिसलती निगाहों ने नाश्ता समाप्त होने पे उसके पन्ने पलट के उसे हमेशा की तरह कृतार्थ मात्र कर दिया। जिसे सही मायनों में उसकी कदर थी और जो उसका एक एक अक्षर पढ़ना चाहती थी, वो तो सब कामों में निवृत्त होते होते इतना थक जाती कि पढ़ने की ऊर्जा ही खत्म हो जाती। देर रात गए कभी लेकर बैठती तो अजय यह कह के रखवा देते, अभी कुछ देर में नया आ जाएगा, वही पढ़ लेना, सो जा और सोने दो। माँ जी की घंटी फिर बजी तो अजय उठ के खड़ा हुआ। दीप्ति ने उम्मीद से उसकी ओर ताका, किंतु निराशा ही हाथ लगी। अजय टिफिन लेकर निकल चुका था। दीप्ति झुंझला उठी। हर काम की जिम्मेदारी उसी की क्यों समझी जाती है। अजय भी अपनी माँ के पास जाकर पूछ सकते थे कि उन्हें क्या चाहिए, और सिर्फ पूछ ही क्यों, पकड़ा भी तो सकते थे। दीप्ति को आश्चर्य होता, माँ जी की घंटी की तीव्रता और पुनरावृत्ति उसे इतना उद्विग्न कर देती है, किंतु अजय के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। ठंडी चाय का घूंट हलक से नीचे उतर कर दीप्ति माँ जी के कमरे की ओर लपकी। ओह, कांपते हाथों से चाय छलक के बिस्तर और कपड़ों पे फैल गई थी। अपराधी सी गठरी बनी बैठी माँ जी को देख कर दीप्ति के दिल में ढेर सारी सहानुभूति उमड़ आई। अरे आप बोल देती ना कि चाय गिर गई। माँ जी को संभालते दीप्ति अपनी ही अपेक्षा पर शर्मिंदा उठी। माँ आजकल बोलते हुए इतना अटकने और आफरी लगी है कि खुद उन दोनों ने ही उन्हें आवाज़ लगाने की मनाही कर रखी है और समाधान के तौर पे पूजा वाली घंटी उनके पास रख दी है। आपने चाय पी या सारी गिर गई? सब गिर। कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। माँ जी को कांपते हाथों से बिस्तर झाड़ते देख दीप्ति ने उन्हें रोक दिया। सुनीता आने वाली है, अभी सब कर देगी। पड़ोस से खटर पटर की तेज आवाजें आने लगी तो दीप्ति ने दोनों कानों पे हाथ धर दिए। उफ, एक तो इस रिनोवेशन के बारे नाक में दम है, जाने कब खत्म होगा। बड़बड़ाती दीप्ति रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तब तक सुनीता आ गई। उसे देखकर दीप्ति के चेहरे पे सुकून बिखर आया। चाय गिरा दी है, संभाल कर जरा, मैं दूसरी चाय बनाकर ला रही हूँ, अब तू ही पिला देना, उन्हें मत पकड़ाना। खौलती चाय के साथ बीते समय की स्मृतियां दीप्ति के स्मृति पटल पर दस्तक देने लगी। जब दीप्ति इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तब माँ जी यानी सासू माँ कितनी फिट थी। दीप्ति के सुनने में आया था कि शादी की सारी तैयारी उन्होंने अकेले ही कर ली थी। पूरे घर की व्यवस्था उन्होंने इतनी चुस्ती फुर्ती से संभाल रखी थी कि दीप्ति को देखकर दंग रह जाती थी। कामकाजी बहू से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बेटे अजय की तरह से उसके लिए भी वो चाय नाश्ता टिफिन सब तैयार करके देती थी। दीप्ति को संकोच होता तो वो उसे लडियाने लगती, मुझे सास नहीं अपनी माँ समझा कर, मुझे अच्छा लगेगा यदि तू अधिकार भाव से मुझसे कुछ मांगेगी या कहेगी। अजय तो घर के प्रति पहले से लापरवाह था, अब दीप्ति ने उसे कपड़े मोजे आदि निकालने की जिम्मेदारी संभाल के उसे और भी लापरवाह बना दिया। माँ जी शिकायत भी करती तो बेटे बहू को प्यार देकर खुश होते और उनकी खुशी तब दोगुनी हो गई जब दीप्ति के पाँव भारी हो गए। दीप्ति तो आखिरी महीने तक ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने जटिल केस बताते हुए बेड रेस्ट की सलाह दी तो घर वालों के माथे पे चिंता की लकीरें खिंच गई। बेटी नौकरी करना जरूरी नहीं है, अपने स्वास्थ्य की फिक्र कर, मैं संभाल लूंगी सब। माँ जी ने हौसला दिया था। आरंभ में मेडिकल, फिर बिना वेतन, अतः दीप्ति को बेमन से नौकरी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था। प्राइवेट नौकरी तो घर की खेती होती है, जब तू करने लायक है तो दूसरी कर लेना, क्यों चिंता करती है। इस अवस्था में तेरा खुश और चिंतामुक्त रहना ज़्यादा जरूरी है। माँ जी की दिलासा और हौसला अफजाई से दीप्ति को उस समय बहुत सहारा मिला था। यह शायद माँ जी की अतिशय देख रखी है कि इतने जटिल केस के बावजूद दीप्ति सामान्य प्रसव से पात को जन्म दे पाई थी। अभी सब भरपूर खुशियाँ भी नहीं मना पाए थे कि डॉक्टर ने अगली चेतावनी दे दी। डॉक्टर के अनुसार बच्चा बहुत कमजोर था और उसे भरपूर देखरेख की आवश्यकता थी। माँ जी एक बार फिर से कमर कस लेती है। उनकी हिम्मत देख दीप्ति और अजय को भी जोश आ गया। पाठ के 2 साल का होते होते डॉक्टर ने उसे हरी झंडी दिखा दी। दीप्ति ने फिर नौकरी करने का मन बनाना शुरू किया था कि स्वस्थ हंसमुख माँ जी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया। पूरा परिवार हिल गया। यदि नींव ही डगमगा जाए तो इमारत को अछूड़ खड़े रहना कैसे संभव है। समय रहते माँ जी को चिकित्सा उपलब्ध हो जाने से जान तो बच गई, पर शरीर की सारी ऊर्जा निचोड़ से गई थी। बिना किसी सहारे के उठना बैठना भी उनके लिए दूभर हो गया था। हाथ पांव कमजोरी के कारण कांपते रहते रहे। मुंह से कोई शब्द निकालने से इतना प्रयास करना पड़ता कि शरीर पस्त हो जाता। इसके बाद टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर समझाने वाले सामने को भारी मुशक्कत करना पड़ता। हर वक्त माँ जी के पास रहना संभव नहीं था। निदान स्वरूप पूजा की घंटी उनके पास रख दी गई। पार्थ की नर्सरी में एडमिशन हो जाने से दीप्ति का कार्यभार कुछ हल्का था, पर माँ जी के बिस्तर से लग जाने से उसे कुछ सूझना बंद हो गया। सवेरे उन्हें तैयार करने, एक बार की खिला पिलाने देने के लिए सुनीता नामक नर्स की व्यवस्था हुई तो दीप्ति को थोड़ी सांस आई, पर फिर भी दिन भर उसे संभालते हुए बेतरह थक जाती। कभी माँ जी के हाथ से खाते हुए चम्मच छिटक जाना, कभी पानी का गिलास खाली
गिर जाना, कभी ठंड तो कभी पसीना। दीप्ति को लगता घंटी आ जाने से माँ जी की अपेक्षाएं बढ़ गई है। घंटी उनके लिए भली राहत लेकर आई है, पर दीप्ति के लिए सरदर्द बन गई थी। सोते जाते उसके कानों में घंटी की आवाज़ ही गूंजती रहती। जरा सा अनसुना करने पर घंटी की आवाज़ तीव्रतर हो जाती और दीप्ति तक पहुंचने में तक बजती रहती। झुंझलाहट से भरी दीप्ति सोचने को मजबूर हो जाती, इतना मरियल शरीर जो करवट भी स्वयं नहीं ले सकता, एकाएक जोर की घंटी बजाने की ताकत कहाँ से जुटा लेता है। हालांकि ये झुंझलाहट कुछ पलों की होती। माँ जी के पास पहुंच के उसकी जरूरत जान के ये सहानुभूति में तब्दील हो जाती। एक बार माँ जी को फिर से हार्ट का स्ट्रोक आया हुआ था। डॉक्टर ने आपातकालीन स्थिति के लिए एक टैबलेट दे रखी थी जो तुरंत उनके मुंह में रख देनी होती थी। माँ जी को अब ऐसे खतरे का पूर्वाभास हो जाता, तुरंत घंटी बजा के दीप्ति को बुला लेती थी। इतनी सेवा शुश्रूषा के बाद भी माँ जी की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो रहा था। पर स्वास्थ्य उनका दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। इसके साथ तबीयत पूछने वाले आने वाले रिश्तेदारों के घर में आवाजाही बढ़ती जा रही थी। दूर दराज से माँ जी के भाई बहन भतीजे भांजियाँ आते तो स्वाभाविक रूप से घर में रुकते। दीप्ति का कार्यभार दुगुना तिगुना चौगुना तक हो जाता। परिस्थिति की नजाकत समझते हुए सब कार्यभार संभाले हुए थे। आज तड़के ही भोपाल वाले मामी जी को नाश्ता करा के साथ खाना बांध के रवाना करने के बाद दीप्ति को थकान के मारे चक्कर सा आने लगा था। आज सर्दी भी कड़ाके की थी। अजय और पार्थ का टिफिन तैयार कर वो लोग फिर से रजाई में दुबक गए। अत्यंत गहरी नींद में से माँ जी की घंटी बजने का आवाज सा हुआ तो रजाई के अंदर और सरक गई। अजीब है भी, सपने में भी उसे कानों में घंटी बजती रहती है। लगभग 2 घंटे की गहरी नींद लेकर दीप्ति उठी तो काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। खिड़की से छन छन करके आती धूप बेहद बहुत अच्छी लग रही थी। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर दीप्ति बिस्तर छोड़ा। अजय और पार्थ जा चुके थे पर पूरा घर बिखरा पड़ा था, लेकिन नींद पूरी हो चुकने के कारण दीप्ति को झुंझलाहट नहीं हुई। मैले कपड़े मशीन को सुबुत करते जाते वक्त माँ जी के कमरे में झाँका। उड़की हुई रजाई में कोई हलचल न देख के उन्हें राहत की सांस ली। आज तो माँ जी भी भाई भाभी को रवाना करके तान कर सोई लगती हैं। चलो सोने दो, चाय बनाकर ही उठाऊंगी, तब तक सारा काम समेट लेती हूँ। रसोई समेटी तब तक कपड़े धुल गए। उन्हें फैला के दीप्ति नहाने घुस गई। कमाल है माँ जी, अभी तक सो रही है। हमेशा तो अभी तक घंटी बजा देती हैं। चाय चढ़ाती दीप्ति ने सोचा अब तो सुनीता भी आने वाली है, चलो उसी को के लिए बना देती हूँ। दीप्ति ने चाय में पानी डाला था कि सुनीता आ गई। तुम्हें याद कर रही थी, फटाफट माँ जी को तैयार कर दो, तब तक चाय तैयार की हुई जाती है। दरवाजा बंद करके दीप्ति प्लेट तक रस्क निकाल ही रही थी। सुनीता की हड़बड़ाहट भरी पुकार उसे चौंका देती है। सुनीता ने नींद में ही माँ जी के गुजर जाने की सूचना दी तो दीप्ति स्तब्ध रह गई। पर अभी तड़के मामा जी के साथ रवाना हुए जब, तब तो उनसे बात हुई थी। फिर वापस तो सो गई थी। बुध बनी दीप्ति को कब सुनीता ने बैठाया, अजय को फोन करके बुलाया, दीप्ति को कुछ भी याद नहीं था। सारे रिश्तेदार एकत्रित हुए। दाह संस्कार हुआ। दीप्ति कठपुतली की तरह रिश्तेदारों के निर्देशानुसार सब करती रही। रिश्तेदार उसे ढांढस बजाते, तुमने तो बहुत सेवा की उनकी, तुम्हारी वजह से इतने दिन और जी ली, वरना तो शरीर में शेष क्या ही रह गया था। प्रत्युत्तर में दीप्ति खोई खोई सी उन्हें ताकती रहती। वह किससे कहे, अपराध बोध का एक कांटा उसके सीने में गहरे तक धंस गया है, जो उसे चैन से सोने नहीं देता है, न उठने देता है, न बैठने। क्या दिन गहरी नींद में उसने सचमुच माँ जी की घंटी सुनी थी? यह सब कुछ ये एक सपना मात्र था। यदि माँ जी ने सचमुच घंटी बजाई होती तो उसे अनसुना वो कर पाती। तो माँ जी और जोर जोर से तब तक घंटी बजाती रहती है जब तक वो रजाई छोड़ कर उठ नहीं जाती। दीप्ति की अंतरात्मा ने उसे तर्क दिया, हाँ उन्होंने बजाई थी, खूब जोर जोर से बजाई थी, तुम ही घोड़े बेच के सोती रही। उन्हें स्ट्रोक आया और सब खत्म। अंदर से दूसरी आवाज ने प्रतिकार किया, नहीं। दीप्ति अकेले में ही जोर से चिल्ला उठी। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। आज सवेरे ही तो अंतिम रिश्तेदार कानपुर वाली मौसी जी रवाना हुई थी। पार्थ को स्कूल छोड़ के आज से अजय ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वो घर में अकेली है, नितांत अकेली। जिंदगी में पहली बार माँ जी भी नहीं है। दीप्ति की सहमी सी निगाहें माँ जी के कमरे की ओर उठ गई। या क्या, उसके कानों में अचानक माँ जी की घंटी की आवाज़ कैसे गूंजने लगी। उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। दीप्ति ने दोनों कानों पे हाथ धर दिए, पर घंटी की आवाज़ आती रही। फिर वह सपना देख रही है? अभी जागती आंखों से दीप्ति ने खुद को चिंगोटी काटी। नहीं, ये सपना नहीं है। तो फिर क्या माँ जी की भटकती आत्मा घंटी बजा रही है? पैर से दीप्ति के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंड में भी पसीने से नहा उठी। अरे ये आवाज़ तो दीवार से उस ओर से आ रही है। आवाज़ की दिशा में दीप्ति अपने कदम अपने फ्लैट से निकल के पड़ोस की फ्लैट की ओर बढ़ गए थे। वह तो भूल ही गई थी कि अजय ने 2 दिन पूर्व ही उसे बताया था कि पड़ोस वाले फ्लैट में रिनोवेशन पूरा करवा के नए पड़ोसी आए हैं। दीप्ति जाकर उनसे मिला। उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? दरवाजा दीप्ति के ही हमरूम संध्या ने खोला। दीप्ति के परिचय देने पे वह ससम्मान अंदर ले गई। संवेदना व्यक्त करने आना तो हमें था, पर घेर व्यवस्थित करने में इतना उलझे रहे। दीप्ति का ध्यान अंदर से आती घंटी की आवाज़ पे लगा देख वो बोली थी, मेरी सास हैं, पूजा कर रही हैं। वो माँ जी की ही हम कदकाठी की महिला। धूप लेकर बाहर आई तो दीप्ति ने धूप लेकर उनके चरण स्पर्श किए तो संध्या ने दीप्ति का परिचय दिया। ओह, कब से संध्या को आपके यहाँ चलने के लिए बोल रही हूँ, पर ये बेचारी भी क्या करे, पूरा घर फैला है। बहुत दुख हुआ आपकी माँ जी का सुनकर। सुना है बहुत प्यार था आप दोनों में। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, दुखी मत होइए। बड़े बुजुर्ग चाहे साथ रहें या दूर रहें या बहुत दूर चले जाएं, उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पे हमेशा बना रहता है। वो भी बिना किसी गिले शिकवे के। दीप्ति अलपक उन्हें देखे जा रही थी। उसे लग रहा था माँ जी ही उसे अपराध बोध से उबारने के लिए सामने आके खड़ी हो गई। उनकी आंखें डबडबाई। संध्या के साथ शायद दीप्ति की मनस्थिति भाप गई थी। उन्होंने अपना वरदहस्त दीप्ति के सर पर रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। तुम मुझ में उनका प्रतिरूप देख सकती हो बेटी।
दीप्ति खुद को रोक नहीं पाई, उनके गले लग के फुट फुट के रोने लगी। बहते आंसू के साथ मन में आया घर कर गया अपराध बोध भी बहता चला गया। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।